हाँ दोस्तों, तो बहुत से बच्चों का ये पॉइंट था कि सर ये जो गजब बुक्स है स्टैटिक जीके की हिंदी और इंग्लिश में, इन बुक्स को यदि आप पढ़ा भी दो यूट्यूब पे तो मजा आ जाएगा और जो एग्जाम का दुख है ये खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टैटिक जीके की मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, स्टैटिक जीके में 80 to 85% कंटेंट इन बुक से है, ठीक है, और दोनों सेम है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। और यहां पे जो हमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पूरी बुक को, पूरा स्टैटिक जीके का एक कोर्स है और कंप्लीटली फ्री होने वाला आपके लिए, लगभग 40 आवर्स का, ठीक है ना, 40 घंटे का एक कोर्स बनेगा। और इसमें क्या क्या है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो इंडेक्स है, इंडेक्स में बिल्कुल क्लियर एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि भाई कहां पे क्या क्या चीज कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ये बुक मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों के लिए कंप्लीट बुक की हिंदी और इंग्लिश की जो फ्री पीडीएफ है वो अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्क करके पढ़ते हो, अपना छोटे छोटे नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो उसके साथ बार बार रिवीजन होता है, तो स्कोर करना, उसको लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है ये हैंडबुक है, ये भी बता दूं, ठीक है ना, टॉपर्स हैंडबुक है, क्लियर है। इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो जिन बच्चों को यदि परचेज करनी है तो वो एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल देख लो, नियॉन क्लासेज, ठीक है ना, इस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, ठीक है। अब आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में स्टैटिक जीके का हम 80 to 85% कवर कर रहे हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपका इन क्लासेस से, इस बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूं, ठीक है ना, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए गजब बैच है, अवेंजर्स वीओडी बैच है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, पूरी प्रैक्टिस है, और 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना। तो मैथ्स का डर खत्म कर देगा, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और मैथ्स में यदि आपको एक नया डायमेंशन देखना है ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आओ, सबसे पहला चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक, देखो नेशनल सिंबल है, फिर एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। फिर नेबरिंग कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, हर एक पार्ट को जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्ट एंड कल्चर। यस, आर्ट एंड कल्चर में बच्चों को बहुत दिक्कत भी आती है और कोई भी कंटेंट सिस्टमेटिक नहीं है। देखो क्लासिकल डांस है, उनके आर्टिस्ट हैं, फोक डांस है, लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में आप ये चीज नोट करना, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है ना सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या नाटक अकेडमी अवार्ड्स हो, समझ रहे हो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा जो कंटेंट है वो एक जगह हो और बहुत ही सिस्टम के साथ हो, ठीक है ना। फेमस फोक आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, ड्रेस है, डिशेज है, हैंडीक्राफ्ट है, जितने तरह की क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। ट्राइब्स आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, बुक एंड ऑथर्स। लगातार पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो एक ऑथर है कालिदास, तो कालिदास की कोई बुक कहीं किसी एग्जाम में आएगी, कोई कहीं आएगी, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया है कि इनको सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिया। एंशिएंट इंडिया के जितने बुक्स हैं उनके ऑथर्स, फिर मिडिवल का, ठीक है ना, फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कि जैसे कई बार होता है ना कि आर नारायणन द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की जो बुक्स हैं, तो सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, आपको ये लगता है कि सर मैं केवल ही बुक वाले पार्ट में प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आप सीधा ये देखो ना यार, ठीक है, इस पार्ट को देख लो, आपके पास बुक है। फिर ये प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, हिस्टोरिकल लिटरेचर बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी हैं जो आपके अभी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर आता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। फिर एनर्जी सेक्टर,
इनमें भी देखो एक एक चीज सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज बना के दिया हुआ है, आपको जहां जिस पार्ट में प्रॉब्लम लगे आप उस पार्ट को जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, स्पोर्ट्स आ गया। यस, यहाँ पिछले 2-3 साल में स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत से बच्चों को ना यहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ भी देखो सिस्टमेटिक है, ओलंपिक गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ हैं, एशियन है, साउथ एशियन फेडरेशन है, नेशनल गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स है। पहले तो ये ऐसे डिवाइड किया, फिर क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यहाँ पे सारी चीजें हैं। क्रिकेट में जैसे पिच कितनी होती है, स्टंप की हाइट क्या होती है, इनका जो मैदान है उसमें क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक, समझ गए। ये पोलो, स्क्वैश, बेसबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, आप इतना सिस्टमेटिक कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना। और लगातार जो लेटेस्ट एग्जाम है उन तक के लिए अपडेटेड है बुक, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो आपको लगता है सर मुझे आर्चरी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन आया कबड्डी का, ठीक है, मान लो आपसे नहीं हुआ कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहां जाओ ना यार, कबड्डी में जाके पढ़ो, फटाफट रिवाइज करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। फिर ये स्टेडियम आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आ गया, अवार्ड एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगातार आते हैं यहाँ से। फिर ये भारत रत्न वगैरह सब आ गया आपका, ठीक है। फिर ये मिसलेनियस आ गया, और ये सारा कंटेंट, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। सारे ये आ गया, जैसे प्रमुख मठ हैं, हिंदू मंदिर हैं, मकबरे हैं, जो भी आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सिस्टमेटिक मैंने आपको बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, और अब उनका पूरी बुक को पढ़ा भी दिया है, तो अब सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और एक जुनून के साथ पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। लगभग 40 घंटे का ये सेशन रहेगा पूरा अपना, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपको रिवाइज करो। चलो शुरू करते हैं। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत में वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। ओके, अब देखिए भारत दुनिया के केवल कितना क्षेत्र कवर करता है, 2.4 भूमि क्षेत्र के साथ एक विशाल विविधता वाला देश है, जिसमें 7 to 8% टोटल जितने भी आपके फ्लोरल स्पीसीज है वो कितने काउंट करते हैं, 7 to 8%, जिसमें पौधों की संख्या कितनी है, 45,000, जानवरों की संख्या 91,000। अतः भारत में इस जैव विविधता को सुनिश्चित करने के इतने सारे फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं, तो इसको संरक्षित करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब अपन को जब हमारे ध्यान में आया, पहले तो आपको पता होगा राजा महाराजा टाइगर्स को क्या करते थे, किल करते थे, हंटिंग करते थे, लेकिन आजकल हंटिंग में बैन है। तो आज से हजारों साल पहले हंटिंग में बैन नहीं था, हंटिंग किया जाता था, ठीक है। एक टाइम के बाद जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों ने कदम उठाया कि जो एनिमल्स हैं उनका पॉपुलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप कंटिन्यूअसली टाइगर को हंट करते जा रहे हो, जब हमें फूड चेन के बारे में पता चला, हमें फूड वेब के बारे में पता चला, अगर आप कंटिन्यूअसली टाइगर को हंट करते जा रहे हो तो इस केस में किसका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, डियर का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस केस में अगर डियर का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, डियर क्या करेगी, डियर किसको खाती है, घास को खाती है। अगर डियर का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो डियर क्या कर रही है, पूरे के पूरे घास को खा जाएगी। मतलब हमारा फूड चेन पूरा ही इम्बैलेंस हो जाएगा। अब घास भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा तो फिर डियर किसको खाएगी, ठीक है। डियर के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमें टाइगर चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स है, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें टाइगर चाहिए। फूड चेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। जब हमें इसके बारे में समझ आया तब एनवायरमेंटलिस्ट ने कदम उठाया कि हंटिंग को बैन करना चाहिए, और तब हमने सोचा कि हमको इन एनिमल्स को कंजर्व करके रखना है। नहीं तो पहले असीमित रूप से कटिंग होता था फॉरेस्ट का, पहले खाना भी हम किससे बनाते थे, लकड़ी जलाते थे, ठीक है। उसके बाद इन सब चीजों में लिमिट किया गया, ठीक है। तो पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो जहां पर हम फ्लोरा एंड फाउना का प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा
प्रोटेक्शन दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जोन मेनली को ले तो IUCN कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड एरिया, सबसे ज्यादा इसी में प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से भी ज्यादा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव है। ये किसके द्वारा बनाया गया? यूनेस्को का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में। उसके तहत पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो करेंटली टोटल कितने साइट है? 738 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने कंट्री में? 134 कंट्री में, ठीक है। इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ये पूरा आपको याद होना चाहिए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंदर रिकॉग्नाइज है? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। द लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अब देखो जो रेस्ट्रिक्शन होता है बायोस्फीयर, जो कितना किसके ऑर्डर में, देखो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है नेशनल पार्क में, उसके बाद होता है कम उससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे कम होता है बायोस्फीयर रिजर्व में जो रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहां पर है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में, ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 स्टेट में फैला हुआ है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1986 में इंक्लूड किया गया था इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ किसके लिए फेमस है? फ्लोरा एंड फाउना के लिए फेमस है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर कौन से 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज पाए जाते हैं? लॉयन टेल मैक्यू और नीलगिरी तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इसी जगह में पाए जाते हैं। अगर ये फॉरेस्ट विलुप्त हो गया तो ये 2 एनिमल भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पर नीला कुरिंजी फ्लावर पाया जाता है, जो 12 साल में एक बार उगता है, ठीक है, खिलता है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर है नंदा देवी? उत्तराखंड में, ठीक है। इसे कब इंक्लूड किया गया था? 2004 में। सिचुएटेड अराउंड पीक ऑफ, नंदा देवी पीक के आसपास उपस्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में? चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ये किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है। अगर ये फॉरेस्ट विलुप्त हो गया तो ये सारे एनिमल विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर है? तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट में। सबसे रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी, मतलब पानी में बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, पानी में फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। यहाँ पर कोरल रीफ, सी ग्राफ और मैनग्रोव्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी काऊ, ठीक है, ड्यूगोंग मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया था। सी काऊ यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार इज सेपरेटेड फ्रॉम पाक बे विच इज लोकेटेड बिटवीन श्रीलंका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका और इंडिया गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे से सेपरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौकरेक कहां पर है? यहाँ मेघालय में, ठीक है। कब इंक्लूड किया गया था? 2009 में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बच्चे टाइगर पाए जाते हैं, लेपर्ड पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है, हुलॉक गिब्बन। ये एनिमल हुलॉक गिब्बन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल, यहाँ पर क्या पाया जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और इसे कब इंक्लूड किया गया था? 2001 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि किसके लिए फेमस है? अपने स्विमिंग के लिए फेमस है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर सुंदरी ट्री पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर विलुप्त हो जाएगा तो रॉयल बंगाल टाइगर भी विलुप्त हो जाएंगे और सुंदरी ट्री भी विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर है? असम में, ठीक है। फेमस फॉर किसके लिए जाना जाता है? एशियाटिक एलिफेंट के लिए जाना जाता है, असम रूफ टर्टल के लिए, गोल्डन लंगूर के लिए और हिस्पिड हेयर के लिए ये जाना जाता है, ठीक है।
फिर है सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर है? ओडिशा में है सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व। किस डिस्ट्रिक्ट में है? मयूरभंज जिला में है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? तो एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, एलिफेंट के लिए, टाइगर के लिए, हिल माइना के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में इसे इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद है दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में दियांग दिबांग, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर रेयर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जैसे मस्क डियर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। हिमालयन ब्लैक बियर, स्लोथ बियर, इंडियन वाइल्ड डॉग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे कि मस्क डियर कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पचमढ़ी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कब इंक्लूड किया गया था? 2009 में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, जायंट स्क्वायरल और सिलिफोर्निस चील, सिर्फ ये यहीं पर ही पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? तो 4 हॉर्न एंटीलोप मिलते हैं, सॉरस क्रेन मिलता है, एशियन व्हाइट ब्लैक वल्चर मिलता है, जो कि सिर्फ यहीं पर ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ के नाम से फेमस है। किसके लिए फेमस है? टाइडल फ्लैट और इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहां है कंचनजंगा नेशनल पार्क? सिक्किम में। कब इंक्लूड किया गया था? 2018 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, फिर है अगस्था मिलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कहां है? अंडमान एंड निकोबार में है। इट इज फेमस फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, कहां है डिब्रू सैखोवा? असम में है। किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए जाना जाता है। ठीक है, शेषाचलम हिल, शेषाचलम हिल है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? रेड सैंडलवुड, लाल चंदन पूरा विलुप्त हो जाएगा अगर ये फॉरेस्ट विलुप्त हुआ तो। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कब इंक्लूड किया गया था? 2020 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब देखो ये जितने भी लिस्ट ऑफ 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन से? 2000 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु में है। 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार को इंक्लूड किया गया। 2001 में सुंदरबन को इंक्लूड किया गया। 2004 में नंदा देवी को, 2009 में पचमढ़ी को, 2009 में नौकरेक को, 2009 में सिंपलीफाल को, 2012 में अचानक मार को, 2013 में ग्रेट निकोबार को, 2016 में अगस्था मलाई, 2018 में कंचनजंगा, 2020 में पन्ना। ठीक है, ये सब मैंने अभी बता दिया है। अब अपन पढ़ेंगे आयुषियन। आयुषियन क्या है बच्चे? तो एक संस्था है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1948 में इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्पेशली नेचर को, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसमें पूरे विश्व के लोग मेंबर है इसमें। ठीक है, 1948 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्य टास्क क्या है? फ्लोरा और फाउना, वनस्पति और जीवों की कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। इट प्लेड अ ह्यूज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन, सच है जितना भी इंटरनेशनल कन्वेंशन लिया गया, रामसर कन्वेंशन, इसी का डिसीजन था कि यहाँ पर जितने भी वेटलैंड मतलब होता है नदी तालाब, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इन्हीं के द्वारा डिसीजन किया गया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे, शायद इनको खाना नहीं मिल रहा, शायद इनको रहने की सही जगह नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी।
हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें, ये भी इन्हीं का डिसीजन लिया गया था, IUCN का। ठीक है, पूछा जा सकता है किस ईयर में ये स्थापित हुआ था। IUCN अपना एक लिस्ट निकालता है जिसको बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट। ये किसका लिस्ट है? थ्रेटेंड स्पीसीज का लिस्ट है। ये कब फॉर्म हुआ था? 1964 में। ये अपना एक लिस्ट निकालता है जिसमें जितने भी ऐसे एनिमल जो कि विलुप्त होने के कगार में, जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, उसे इस लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी से 9 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है एक्सटिंक्ट, मतलब जैसे डायनासोर जो अभी बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसको हम प्रोटेक्टेड एरिया में इसको संभाल के रखे हैं। ठीक है, नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी, मतलब आप अगर इसको सही खाना दोगे, जू में रखे हो, कहीं पर भी संभाल के रखे हो, वहीं पर ही जीवित है, बाकी जंगलों में जीवित नहीं है क्योंकि इसको जंगलों में खाना नहीं मिल रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब एकदम कगार में है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और कब विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड में क्या? हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन 70%, इसका जो पॉपुलेशन है 70% से ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है लास्ट 10 ईयर में। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब 50% से ज्यादा इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुके हैं। नियर थ्रेटन मतलब लाइकली, अगर हम लोग उसी तरीके से हमारी एक्टिविटी होते रहेगी, इस तरीके से फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो ये भी विलुप्त हो सकते हैं, लाइकली थ्रेटन। ठीक है, लीस्ट कंसर्न मतलब लोवेस्ट रिस्क है, इनको कोई भी खतरा नहीं, जैसे बिल्ली, चूहे। ठीक है, डाटा डेफिशिएंट, यहाँ पर डाटा हमारे पास इनफ है ही नहीं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमको हमारे पास इनफ डेटा नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है। नॉट इवेल्युएटेड, जिनके बारे में इवेल्युएट किया ही नहीं है। ये 9 कैटेगरी है IUCN के। ठीक है, अब देखो द फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ द रेड डाटा बुक ऑफ इंडियन प्लांट वर पब्लिश्ड बाय बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1987-1998। सबसे पहले जो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसने जो है 1987 में और 1998 में अपना पहला और दूसरा बुक पब्लिश किया, जिसमें पूरा बताया गया था इंडिया में कौन कौन से एंडेंजर्ड है, कौन कौन से थ्रेटन्ड है, कौन कौन से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, BSI ये कहां पर लोकेटेड है? बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890, 13 फरवरी को स्थापना हुई थी। किसके अंदर ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा कैसा होता है? रेड पांडा शाकाहारी होता है बच्चे, मांसाहारी नहीं होता। बैम्बू लीव्स को खाता है ये। ठीक है, उसके बाद है ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश और केरल में पाया जाता है। किस फॉरेस्ट में? इंडिया, भूटान, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, किस कैटेगरी में? वल्नरेबल कैटेगरी में है ये IUCN लिस्ट की। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेड पांडा या ग्रेट हॉर्नबिल का कैटेगरी स्टेटस क्या है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? तो किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश करते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नेशनल पार्क, कोई भी नेशनल पार्क अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है तो वो इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 106। टोटल कितना एरिया कवर करके रखा है? 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया का कितना पार्ट है? 1.35% है। अब देखो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 11। सबसे पहला नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज? तो हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज? तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। हाल फिलहाल में किस नेशनल पार्क को घोषित किया गया? रायमोना। अब ये आप लोग बच्चे वेरी कर सकता है, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में 1 साल बाद दोगे या 2 साल बाद दोगे या अभी दोगे, हर बार नया नया नेशनल पार्क आते रहता है, तो ये चेंज हो सकता है। इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना एग्जाम के पहले। ठीक है, पहला मरीन समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क। ठीक है, इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है जो पानी में तैर रहा है? केबुल लमझाओ नेशनल पार्क।
अब एक एक करके हम सारे नेशनल पार्क पढ़ेंगे, जनवरी 2023 के डेटा के हिसाब से अपडेटेड है, ठीक है। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन सा नेशनल पार्क है? कैंपबेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? निकोबार स्पाइनी स्प्रू, निकोबार ट्री स्प्रू, लॉन्ग टेल मैक्यू, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? कैंपबेल बे में। फिर है गैलीथा बे नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? निकोबार व्हाइट टेल श्रियू पाया जाता है। उसके बाद है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार में है। यहाँ पर कोरल रीफ पाया जाता है, ड्यूगोंग मतलब सी काऊ पाया जाता है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है। माउंट हेरिएट नेशनल पार्क जो कि कहां पर है? अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी कहां है? अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। सैडल पीक नेशनल पार्क जो किसके लिए फेमस है? अंडमान वाइल्ड पिग और आउल के लिए फेमस है, उल्लू के लिए, ठीक है। उसके बाद है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में। फिर अपन चलेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो ब्लैक बेल्ड टर्न और पेप कैप्ड पिजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में जो किसके लिए फेमस है? तो बुलबुल के लिए फेमस है, ठीक है, और वल्चर के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है? मौलिंग नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? रेड पांडा के लिए फेमस है और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए फेमस है। नामादाफन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लाउडेड लेपर्ड और स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल पाया जाता है, ठीक है। देन असम, असम का है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस और स्लॉथ बियर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर, पिग्मी और गोल्डन लंगूर फेमस है, ठीक है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। फिशिंग कैट पाया जाता है, स्मूथ कोटेड ओटर और हुलो गिब्बन पाया जाता है। बिहार में इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करना था, इसके पहले मैंने कवर करवा दिया था आप लोग को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को पहले कौन सा नेशनल पार्क बोलते थे? संजय गांधी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संजय नेशनल पार्क बोलते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो नील गाय पाया जाता है, नील गाय और चिंकारा। चिंकारा किसका स्टेट एनिमल है? ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन बाइसन, नील गाय और आपका क्या पाया जाता है? चिंकारा पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क, इसको कुटरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पर जंगली भैंसा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी नेशनल पार्क या कांगेर वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो बस्तर हिल गैको पाया जाता है, ये साउथ बस्तर में उपस्थित है। और इंडियन बाइसन और चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप पाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद चलते हैं गोवा। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है मोलेम नेशनल पार्क, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो मलाबार जायंट स्क्वेरल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे अपन गुजरात में। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वनसदा नेशनल पार्क, ठीक है, वनसदा नेशनल पार्क। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो मलाबार ट्रोगोन पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट एनिमल है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं।
उसके बाद चलते हैं गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसे वेलवादर नेशनल पार्क भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैक्वीन बस्टर्ड पाया जाता है। फिर अपन चलेंगे गिर नेशनल पार्क, सभी को पता है ये एशियाई शेर यहाँ पर पाया जाता है। मरीन नेशनल पार्क या फिर गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा में काली शेर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तेंदुआ ज्यादा पाया जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सभी को सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पता होगा, यहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, तो हिमालयी तार पाया जाता है। फिर है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर मस्क डियर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पीन वैली नेशनल पार्क, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो ये याद रखना बच्चे, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर हिमालयन आइबेक्स पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सांभर और चीतल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सालिम अली नेशनल पार्क, इसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सालिम अली आप सभी ने सुना होगा, सिटी फॉरेस्ट नाम नहीं सुना होगा। यहाँ पर हिमालयन सीरो पाया जाता है। डची गेम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को पता है, यहाँ पर किसके लिए फेमस है, तो हंगूल काश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, काश्मीरी बारहसिंगा के लिए फेमस है। काजीनाग नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड पाया जाता है। फिर हम लद्दाख में चलेंगे, लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क है, यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड पाया जाता है। उसके बाद झारखंड, झारखंड में बेटला राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर इंडियन बाइसन पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक, यहाँ पर अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बंगाल टाइगर और मलाबार जायंट स्क्वेरल बहुत ज्यादा पाया जाता है। अंसी नेशनल पार्क, नहीं सुने होंगे नाम आप लोग, ठीक है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को पता है, ये एलिफेंट के लिए फेमस है, ठीक है। बानरघट्टा नेशनल पार्क स्लोथ बियर और गौर के लिए फेमस है। उसके बाद है कुदेर मुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर लॉयन टेल मैक्यू पाया जाता है। नागरहोल, सभी ने सुना होगा नागरहोल के बारे में, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, यहाँ पर एशियाटिक वाइल्ड डॉग और टाइगर पाया जाता है। उसके बाद अपन चलते हैं केरल, अनाईमुडी नेशनल पार्क, सभी को पता है अनाईमुडी के बारे में, नीलगिरी तार के लिए फेमस है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नीलगिरी तार के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है मथीकेतन, नाम नहीं सुना होगा आप लोग ने, ठीक है। मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान एलिफेंट के लिए फेमस है। पंपदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तार के लिए फेमस है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। साइलेंट वैली भी सुना होगा, साइलेंट वैली इंडियन पेंगोलिन के लिए फेमस है, ये सभी केरल में पाए जाते हैं। फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर जीवाश्म रखा गया है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, जो पेंच नेशनल पार्क सुना होगा उसको पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, ठीक है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कॉमन नेम है, ये भी मध्य प्रदेश में। संजय गांधी, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। सतपुरा नेशनल पार्क, कहाँ, सतपुरा रेंज कहाँ से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कुन्हो नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। अब चलेंगे अपन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, माउस डियर और स्लोथ बियर पाया जाता है।
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो बंगाल टाइगर और इंडियन लेपर्ड पाया जाता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर स्लोथ बियर और इंडियन बाइसन पाया जाता है। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो वाइल्ड एस, जंगली गधा पाया जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर पोर्क्यूपिन पाया जाता है। ताडोबा नेशनल पार्क, कॉमन नेम है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, केबिल लमजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब पूरा पानी उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? तो संघाई डियर, जिसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मेघालय, बलफ्राकम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हाथी ज्यादा पाया जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर एशियन एलिफेंट और रेड पांडा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी आपका मिजोरम में। नागालैंड में देखेंगे इंताकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड इंताकी राष्ट्रीय उद्यान, नागालैंड में, नाम नहीं सुना होगा, कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। ओडिशा में भितरकनिका, सभी को पता है भितरकनिका बहुत कॉमन नेम है। ऑलिव रिडली टर्टल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गहीर माता बीच है, वहीं पर ये ऑलिव रिडली टर्टल ब्रीडिंग करते हैं, तो हर साल इनके ब्रीडिंग के समय में टूरिस्ट को वहां पर जाने से मना कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कॉमन नेम है, मगरमच्छ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में, ठीक है। और केवल देव घाना नेशनल पार्क, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। मुकुंदरा हिल्स, ये नाम नहीं सुना होगा आप लोग ने, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नील गाय और चिंकारा के लिए फेमस है। रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। राजस्थान में नेक्स्ट नेशनल पार्क है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देन हम चलेंगे सिक्किम, सभी को पता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, नहीं सुना होगा आप लोगों ने नाम, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, सभी को पता है। इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? इंडियन वल्चर के लिए फेमस है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? नीलगिरी पिपिट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है तेलंगाना, नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर चिंकारा बहुत पाया जाता है। त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। उसके बाद है बाइसन नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सभी को पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत कॉमन नेम है। उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सभी को पता है इसके बारे में। गंगोत्री नेशनल पार्क, थोड़ा सा दिमाग लगाना, गंगोत्री कहां से निकलती है? गोविंद नेशनल पार्क, ये याद रखना, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, थोड़ा सा याद रखना, नंदा देवी कहां पर है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, सभी को पता है राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी हमने पढ़ रखा है, कहां पर? तो विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बच्चे इसको बिहार में डाल देते हैं, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसोरस और एलिफेंट पाया जाता है। जल्दापारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है। उसके बाद न्योरा वैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद रॉयल माइनस नेशनल पार्क, अब देखो बच्चे, जो हम लोग रॉयल माइनस नेशनल पार्क जो भूटान का है, ठीक है। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि जो नेशनल पार्क है या फिर रिवर है, रिवर ये नहीं देखती कि वो इंडिया में बह रही कि पाकिस्तान में, ठीक है। इंडस रिवर को देखोगे, इंडस रिवर जो है इंडिया से ओरिजिन हो रही है, लेकिन वो पाकिस्तान जा रही है। रिवर कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करती कि वो किस कंट्री से होके बह रही है,
वो ये नहीं करती कि मैं इंडिया वाले को ही पानी दूंगी या पाकिस्तान वाले को ही पानी दूंगी। वैसे ही नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क डिफरेंशिएट नहीं करता कंट्री के बीच में। तो बेसिकली बच्चे नेशनल पार्क एक था, इसके बीच से हमने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया में उस नेशनल पार्क को मानस नेशनल पार्क बोला जाता है और इसका आधा पार्ट जो है भूटान में है। भूटान में इसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो ये एक बहुत बड़ा सा नेशनल पार्क है, इसका आधा पार्ट इंडिया में और आधा पार्ट भूटान में, ठीक है। वैसे ही नेपाल और बिहार, बिहार में कौन सा नेशनल टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका आधा पार्ट नेपाल में जिसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। वैसे ही उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसका आधा पार्ट है नेपाल में जिसका नाम है शुक्ला फंटा नेशनल पार्क। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। नेशनल पार्क से थोड़ा कम रेस्ट्रिक्शन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। ओके, अब देखो ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर जितने भी स्पेसिफिक एनिमल्स है उसको कंजर्व करने का इसका भी ऑब्जेक्टिव है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? 573, जो कि हमारे इंडिया का कितना प्रतिशत कवर करते हैं? 3.76, ठीक है। आपको यहाँ पर डेटा ही मिल जाएगा कहां से डेटा लिया गया है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गुजरात में एरिया वाइज, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है एरिया वाइज? तो यहां पर आएगा रोवे द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? तो वेदांथंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, बिहार में और झारखंड में। उसके बाद पुलिकेट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी 2 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सा है, ठीक है। अब एक एक करके हम सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे। सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखो 97 के पूरे तो आपको याद नहीं करने हैं, पूरे के पूरे तो आपको याद नहीं करने बच्चे, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग नजर फेर लेना, ठीक है। जब आपके पास खाली समय रहेगा तो ऐसे ही नजर फेर लेना। मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताया था? मैंने आप लोगों को बोला था जो टूरिस्ट स्पॉट है, टेम्पल्स है, नेशनल पार्क है, उसके वीडियोस देखो यूट्यूब में। यूट्यूब में जब आप अगर कहीं घूमने जाते हो, आप लोग कहीं भी घूमने जाने का प्लानिंग करते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते हो, इंस्टाग्राम में वीडियोस देखते हो कि तमिलनाडु में कौन कौन सा घूमने का जगह है या फिर कैसा रूट प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें गाइड्स आते हैं, टूर स्टोरीज आती है, वो बहुत ज्यादा काम का होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ पर पूरे 97 का नाम दिया गया, लेकिन सभी 97 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रोवे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। बैम्बू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को पढ़ना है डनकन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और गूज आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। क्लियर? उसके बाद अपन पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है असम। असम में क्या है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेइंग पटकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर हम चलेंगे बिहार। बिहार में है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सालिम अली बर्ड सेंचुरी, ये सारे कहां पर है? तो ये सारे बिहार में।
चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन सा है? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्लियर। गोवा, गोवा में है बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सालीमली बर्ड सेंचुरी। सालीमली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ था आपका? तो देखो सालीमली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने यहाँ पर आपको बताया था बिहार में, जहां पर बरेला झील सालीमली है, और आपका गोवा में सिर्फ सालीमली बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा में, ठीक है। उसके बाद गुजरात पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोलबर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो पोंग डेम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लद्दाख काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको न्यूब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद झारखंड गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी झारखंड में है। कर्नाटक दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, सीएचएसएल में पूछा गया है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीएचएसएल में पूछा गया है। डारोजी स्लॉथ भालू वन्यजीव अभ्यारण्य, गुडेकोटे स्लॉथ भालू वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद केरल इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ क्या क्या है? तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका फंसाद वन्यजीव अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड वन्यजीव अभ्यारण्य, राधा नागेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। मिजोरम दंपा तो सभी लोग ने पढ़ा होगा, दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर हम चलेंगे ओडिशा, गहीर माता आपका नेशनल पार्क भी था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य, नलबाना वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पंजाब हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी ने पता होगा, सभी को पता होगा, हरिके वेटलैंड भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर बहुत कॉमन है, नाहरगढ़ बहुत कॉमन है, तोडागढ़ बहुत कॉमन है, माउंट आबू घाना बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम, सिक्किम में आपका वर्सी रोडोडेंड्रॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोंगो लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है? वेदांत हंगल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदु मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर है तेलंगाना, तेलंगाना में क्या है? कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर सभी को पता है, पटना बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है गोविंद पासु बिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सेंचल, सुंदरबन, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ उतने को ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बर्ड सेंचुरी, स्पेशली इंडिया में कौन कौन से बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सा बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है, ठीक है। तो बर्ड सेंचुरी प्रोवाइड अ सेफ हैबिटेट फॉर वेरियस बर्ड स्पीसीज एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ये बर्ड सेंचुरी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर करती, ठीक है।
टोटल कितने बर्ड सेंचुरी हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में 72 है, ठीक है। अब एक एक करके सारे बर्ड सेंचुरी पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। जैसे केवल देव राजस्थान का है, वो नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन वो बर्ड के लिए फेमस है, इसको बर्ड सेंचुरी भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ओवरलैप हो सकता है डेटा, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये तो नेशनल पार्क था या फिर ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। जिस भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा बर्ड्स पाए जाते हैं उसको बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो कोलेरू नेशनल पार्क, कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी है, मंजीरा बर्ड सेंचुरी है, नेला पाटू, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रोला पाटू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद असम, असम में है बोडोईबम बिलमुक बर्ड सेंचुरी और पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर जो नाम आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि पहले बार पढ़ रहे हो, ठीक है। बिहार, बरेली झील सालीमली बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, सरैया मैन बर्ड सेंचुरी। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सिटी पक्षी अभ्यारण्य। गोवा, गोवा में है सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य। गुजरात, गुजरात में कच्छ डेजर्ट पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा है थोल लेक, नल सरोवर और खिजियाडिया बर्ड सेंचुरी, ठीक है। हरियाणा, भिंडावस बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बंदेली कैस पोंग वन्यजीव अभ्यारण्य। झारखंड, उधुआ झील पक्षी अभ्यारण्य। कर्नाटक, घटप्रभा बंकापुर मोर संरक्षण, रंगानीथु बर्ड सेंचुरी एंड कोकेर बेलूर बर्ड सेंचुरी। केरल, केरल में आपका कदालुंदी कुमारोकम, आपको नाम थोड़े अजीब अजीब लगेंगे बर्ड सेंचुरी क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। लक्षद्वीप, पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, घाटी गांव बर्ड सेंचुरी, करेरा बर्ड सेंचुरी, सेलेना बर्ड सेंचुरी। महाराष्ट्र, मयानी बर्ड सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, जायकवाड़ी करनाल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड में खोनोमा प्रकृति संरक्षण। ओडिशा, नलबाना चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब, हरिके झील पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम, कितम पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद है तमिलनाडु, अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी, कुनुथंगुलम बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमरे बर्ड सेंचुरी, वुडुवर झील बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, कांजीरनुकुलम बर्ड सेंचुरी। फिर हम चलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा बर्ड सेंचुरी। उसके बाद उत्तराखंड, झिलमिल झील बर्ड सेंचुरी, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल, चिंतामोनी बर्ड सेंचुरी, रायगंज बर्ड सेंचुरी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ओखला, सभी को पता है ओखला के बारे में, बर्ड सेंचुरी एक, ठीक है। अब देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च, अभी हाल फिलहाल में गया है, ठीक है। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और जो भी वाइल्ड लाइफ को किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको जो है साइट्स एक्ट 1973 के प्रावधान के अंदर सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये नॉन गवर्नमेंटल एक एनजीओ है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ है, जो कब फॉर्म हुआ था? 1961, 29 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में। इसके लोगो में क्या है? जायंट पांडा इसके लोगो में है, ठीक है। और ये जायंट पांडा क्यों चूज किया गया? क्योंकि एंडेंजर्ड हो सकता है, इसलिए चूज किया गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट फॉर WCCB, WCCB एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी क्राइम होता है, जैसे हंटिंग का क्राइम,
पोचिंग का क्राइम, इसको रोकने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, संस्था कब बनी? 4 सितंबर 2006 में। किसके अंदर बनी? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। एमटीए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में यही जगह है नेशनल, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालय और वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, यही 4 जगह है जहां पर हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या है बच्चे? तो देखो, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन विद अ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर लाइफ दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन। बेसिकली यहाँ पर ऐसे एरिया को बायोडायवर्सिटी घोषित किया जाता है जहां पर मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल विलुप्त होने के कगार में। अगर उनको, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को बोला जाता है, जैसे आपकी दादी या नानी को अगर आप लोग बोलोगे कि हमारे साथ शहर में आके रहो, तो वो बोलेंगे बेटा हमको पसंद नहीं आता शहर का माहौल, उनका खाना नहीं पचेगा, उनका दिन नहीं कटता, उनको गांव ही अच्छा लगता है क्योंकि जहां पर वो इतने सालों से रह रहे हैं। अगर उनको बोला गया कि बेटा बेटी अमेरिका में रहते हैं, चलो उनके साथ, उनका दिन नहीं कटेगा। ठीक है, तो उनको जहां पर पले बड़े हैं उनको वहीं अच्छा लगता है। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स जहां पर वो रहने के आदी हो चुके हैं, अगर उनको वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया तो वो मृत हो जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो यहाँ पर उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है और अगर इनको हम कहीं और शिफ्ट करते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे। अगर वहां पर का नेचुरल एनवायरनमेंट में कहीं मान लो फायर लग जाता है, फ्लड आ सकता है, तो भी ये विलुप्त होने के कगार में, तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इस ऐसे ही एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया था? नॉर्मन मेयर के द्वारा लाया गया था हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडिया में टोटल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो पहला है वेस्टर्न घाट, ठीक है, दूसरा है हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मा रीजन, चौथा है सुंडालैंड। यही 4 हॉटस्पॉट है इंडिया के। अब देखो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, स्पेशली टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो 1973 से स्टार्ट हुआ है। और तब से पहले क्या होता था? हंटिंग होता था। अब आप हंटिंग करके देखो, राजा महाराजाओं के समय में कितना हंटिंग होता था टाइगर और लायन का, अब कोई हंटिंग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992 में हमें समझ में आया कि एलिफेंट का पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो इसको भी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। 1992 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो 2005 में स्टार्ट किया गया था, राइनोसोरस के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1975 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट वल्चर, धीरे धीरे ये देखा गया इवन वल्चर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर वल्चर की पॉपुलेशन, ईगल की पॉपुलेशन, हॉक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जितने भी मांस है, जैसे जो भी एनिमल्स मर जाते हैं जंगल में, ठीक है, तो उनका जो डेड बॉडी को कौन खाता है? ये वल्चर खाते हैं। अगर मान लो वल्चर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फॉरेस्ट में किसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा? डेड एनिमल्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। डेड एनिमल्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उनसे स्मेल आएगी, उससे डिसीज फैलने का खतरा है। इसीलिए वल्चर का पॉपुलेशन ज्यादा रहना चाहिए। वल्चर विलुप्त नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये इनडायरेक्टली ह्यूमन को ही इंपैक्ट करेगा, डिसीज फैलेगा। ठीक है, हम तो ही ना जाके ये करते हैं, जैसे अगर कोई मनुष्य खत्म होता है तो उसको या तो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, लेकिन क्या हम लोग फॉरेस्ट में जाके हर एक एनिमल को जलाते हैं या जमीन के अंदर गाड़ते हैं? क्या नहीं। हमारे घर में जो पालतू जानवर अगर वो खत्म होता है उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, लेकिन जो जंगल में जो एनिमल्स खत्म हो रहे हैं उनका क्या? उनकी सफाई कैसे होती है? उनका बॉडी कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है? तो जो वल्चर है, ईगल है, ये उनके डेड मांस को खा जाते हैं। ठीक है, तो इन वल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। 2006 में स्टार्ट किया गया कि इनका पॉपुलेशन विलुप्त नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते जा रहा है। 1994 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन
2020 में स्टार्ट किया गया था। स्नो लेपर्ड 2009 में स्टार्ट किया गया था। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड 2013 में स्टार्ट किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके बच्चे पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे आपको पता होगा स्कीम्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, योजनाएं पढ़े थे कि कौन कौन सा योजनाएं हैं वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए, एससी कम्युनिटी के लिए, हैंडीकैप के लिए। वैसे ही यहाँ पर फ्लोरा फाउना प्लांट्स एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कन्वेंशन प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया। इंडिया ने कब इसमें साइन किया गया? इंडिया साइन करना मतलब इंडिया भी अपना हाँ भरा कि मैं इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करूंगा। ठीक है, 1982 1 फरवरी को इंडिया ने साइन किया। कहां पर है? तो रामसर ईरान में। यहाँ पर सबसे पहले मीटिंग हुई थी ईरान में, रामसर नाम का एक जगह है। इसका मुख्य एम क्या है? वेटलैंड को कंजर्व करना। वेटलैंड में लेक भी आ सकता है, रिवर भी आ सकता है, तालाब भी आ सकता है। ठीक है, तो वेटलैंड का संरक्षण। पहला रामसर साइट किसे डिक्लेयर किया गया? तो कोबूर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में 1974 में। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर का डिक्लेयर किया गया? यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के पास कितने हैं टोटल? 75 है 2023 के हिसाब से। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है कन्वेंशन प्रोटोकॉल। हाँ, इसमें क्या क्या आ सकते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, लेक आ सकता है, रिवर आ सकता है, ऑक्सबो लेक आ सकता है, दलदल आ सकता है, एस्चुरी आ सकता है, कोई भी स्वैम्प आ सकता है, डेल्टा आ सकता है। ये सभी को हम लोग वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सीएमएस। सीएमएस क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। अब ये भी बच्चे एक संस्था है, किसके लिए? तो ऐसे बर्ड्स जो कि जैसे रशिया से इंडिया आते हैं, जैसे रशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, वहां 6 महीने ठंड पड़ती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए गर्म प्रदेश की ओर जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बच्चे ठंड से जब गर्म का सीजन आता है तो हम एसी ऑन कर लेते हैं। गर्म से ठंड का सीजन आता है हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, एक्स्ट्रा वुलन क्लोथ्स। लेकिन चिड़िया कैसे करेंगे, एनिमल्स कैसे करेंगे? तो ये जो है अपने स्थान चेंज कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी माइग्रेटरी स्पीशीज को कैसे हम प्रोटेक्ट करें? जैसे जो रशिया से इंडिया में आ रहा है उसके लिए कैसा हम अच्छा एनवायरनमेंट दें। वो जहां पर आती है, पर्टिकुलर एक जगह में आती है, तो उस एरिया को हम जिस समय वो आते हैं उस समय हम ज्यादा परेशान ना करें, खाली कर दे, टूरिस्ट को वहां पर बैन लगा दे। ठीक है, तो ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी प्रजातियों पर किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कब आया था बच्चे? 1979 में आया था और ये अप्लाई कब हुआ? 1983 से। सबसे पहले साइन कहाँ हुआ? बॉन, जर्मनी में। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? बॉन कन्वेंशन, क्योंकि बॉन में ही सबसे पहले ये साइन हुआ था। एज ऑफ मार्च 2022 के हिसाब से इसमें टोटल 133 कंट्रीज जो है इसको साइन कर चुके हैं दुनिया भर के। ठीक है, और इंडिया इसे कब साइन किया था? 1983 में साइन किया था कि मैं भी ये प्रण लेता हूं कि जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज इंडिया में आएंगे उनका मैं संरक्षण करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किसके लिए? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये बेसिकली एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए 1972 में ये आया था। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। इसका मुख्य एम क्या है? तो इट एम्स टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ऐसा पॉल्यूटेंट बच्चे जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित रहता है वो डिग्रेड नहीं होता, उसको बैक्टीरिया वायरस तोड़ नहीं सकते। जैसे प्लास्टिक आज से 100 साल बाद भी डिग्रेड नहीं होगा। तो इस तरीके के पॉल्यूशन को हमें रोकना है। ठीक है, इट वॉज वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू मेक एनवायरमेंट पॉलिसी। ये पहला कॉन्फ्रेंस था, पहला इंस्टीट्यूट था
पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के लिए कदम उठाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाउना। अब बच्चे देखिए, आपको पता होगा एलिफेंट या वन हॉर्न राइनोसरस को क्यों हंट किया जाता था, क्योंकि एलिफेंट का जो आइवरी है वो बहुत महंगा बिकता है, वन हॉर्न राइनोसरस को हॉर्न बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हंटिंग किया जाता था। तो इसके हंटिंग को जो बेसिकली ट्रेडिंग होता है, जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के स्किन से रिलेटेड या उनके बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होता है, उस ट्रेडिंग को रोका जा रहा है। अब ये ट्रेडिंग इलीगल हो गया है, ट्रेडिंग लीगल नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी इसको इलीगल रूप से अभी भी हंटिंग होता है, इलीगल रूप से बेचा जाता है। तो इसको सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये 1973 में साइन किया गया था, 1975 से सबके ऊपर लागू हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्पीसीज आर लिस्टेड इन 3 अपेंडिसेस बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। 3 लिस्ट बनाया गया है कि सबसे ज्यादा विलुप्त होने के कगार में कौन सा है, उससे कम विलुप्त होने वाले कगार में कौन सा है, और सबसे कम विलुप्त होने वाले कगार में कौन सा है। उसके बाद अर्थ समिट, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये फुल फॉर्म UNCED है। इसको रायो डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि मीटिंग कहां पर हुई थी, रायो डी जेनेरियो करके एक सिटी है ब्राजील में, वहीं से इसका नाम पड़ा रायो डिक्लेरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पर भी इसका मुख्य एम क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हमें जो है ऐसा एक्शन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पानी को सही तरीके से यूज करें, पानी मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसका फिजूल खर्च करना है। हमारे पास जो हमें अर्थ मिला है, हमारे फ्यूचर जनरेशन से हमने उधारी लिया है उसको, और हम ऋणी हैं फ्यूचर जनरेशन के, हमें उन्हें वापस करना है, और ऐसे ही फॉर्म में वापस करना है जैसे हमें पूर्वजों से मिला था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास हवा है तो पॉल्यूट कर दो, ऐसा नहीं कि आपको कोल मिला है फिजूल यूज करो। भाई आपको इस तरीके से यूज करना है कि आने वाले जनरेशन को भी आपको क्लीन वाटर दे सको, क्लीन एयर दे सको। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। अब यहाँ पर बच्चे फ्लोरा फाउना के अलावा एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। पहले तो सिर्फ फोकस किया जाता था कि फ्लोरा और फाउना पे, बाद में क्या देखा गया, बाद में ये देखा गया कि जो फ्लोरा और फाउना है ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो वहां के सॉइल पे, कैसा मिट्टी है, वहां पर कैसा बारिश हो रहा है, वहां पर कैसा एल्टीट्यूड है, कैसा सनरेज आ रहा है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है फ्लोरा और फाउना। तो हम लोग सिर्फ फ्लोरा और फाउना, प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोटेक्शन पे ही कदम ना उठाएं, वो जहां पर रहते हैं उसको भी हमें उस एरिया को प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर वहां पर 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, आज से 10 साल बाद भी 120 सेंटीमीटर बारिश ही होनी चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, ये कब आया था, 1992 में आया था, 1993 से लागू हुआ है। ठीक है, टोटल कितने कंट्रीज पार्टिसिपेंट है अभी, 196 कंट्री पार्टिसिपेंट है। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया, 1969 में। कहां पर सबसे पहले अडॉप्ट किया गया, ऑस्ट्रिया में है वियना। इसका मुख्य एम क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। आप सभी को पता है जो पृथ्वी सन से यूवी किरणें आ रही है, उस यूवी किरणें से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उस यूवी किरणें से हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हम सभी का एक्टिविटीज क्या है बच्चे, हम सभी ऐसा चीज यूज करें, जैसे आपको पता होगा हम सभी रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उससे CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये धीरे धीरे इसमें ऐसे गुण होते हैं, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगी, वो क्या करता है, ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरोफ्लोरो, यहाँ पर क्लोरीन रहता है। अब क्लोरीन जाके ओजोन लेयर को तोड़ता है, क्योंकि क्लोरीन जो है ओजोन लेयर को तोड़ के ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की कोशिश करता है।
तो इससे धीरे धीरे ओजोन लेयर पतला होते जा रहा है, टूटते जा रहा है। अब ये टूटते जाएगा, ये अपने आप बन रहा है, हम इसको तोड़ रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? यूवी किरणों से। अगर ये कंटिन्यूसली पतला होते जाएगा तो हमें स्किन कैंसर होने की ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये है कि हम ऐसे चीजों को यूज ना करें जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। तो अब टोटली बैन कर दिया गया है CFC प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। कब अडॉप्ट किया गया? 1997 में, बट ये लागू कब हुआ? 2005 में। कहां पर सबसे पहले मीटिंग हुई थी? क्योटो, जापान में हुई थी। यहाँ पर मुख्य एम क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? अब देखो, ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं बच्चे? तो बेसिकली जो सूरज की किरणें आती है, ठीक है, सूरज की किरणें यहाँ से हमारे पृथ्वी की ओर आ रही है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, ये अंदर तो आ जाती है, लेकिन क्या करते हैं? आपको फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये टकरा के वापस जाते हैं, ठीक है। तो टकरा के जब ये वापस जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैस है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, उनको वो वापस नहीं जाने देते, ठीक है। हमारे यहाँ मुख्यतः क्या होता है, जितने भी किरणें आई हैं उसका मैक्सिमम प्रतिशत किरणें जो है टकरा के वापस चले जाती है। अगर ये टकरा के वापस नहीं जाएगी तो हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और सारे जितने भी सोलर बेसिकली आइस कैप्स हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल बहुत बढ़ जाएगा और पूरा पृथ्वी में पानी ही पानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये टकरा के वापस चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली जो हम लोग जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये उस किरणों को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पृथ्वी गर्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है, तो धीरे धीरे सारे आइस कैप पिघल जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम ये कितना अमाउंट रहना चाहिए? तो बच्चे एक मिनिमम अमाउंट रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में जितना टेम्परेचर चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए, पूरा का पूरा किरणें बाहर निकल जाएगा तो हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और सब तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाएंगे। तो वो भी ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है। ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। आप सभी को पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। तो इन जो गैसेस है उनका मिनिमम अमाउंट रहना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत है, उससे कम हुआ तो दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था? 1992 में, बट लागू कब हुआ? 1994 से, ठीक है। कहां पर सबसे पहले मीटिंग हुई थी? बॉन से मीटिंग हुई थी। इसका भी मुख्य एम क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑन द ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल। ग्रीन हाउस गैसेस को हमें एक लेवल तक कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change was adopted by 196 country. Total 196 country इसे अडॉप्ट कर चुकी है कि हम सभी एक्शन लेंगे इस पाथ में। नेक्स्ट है UNFCCC का क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। अब देखो, हर साल एक बार पार्टी होती है, पूरे साल में एक बार पूरी कंट्रीज मिलती है। तो COP3 मतलब तीसरे मीटिंग में डिसाइड किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया, ठीक है, 1997 में। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन कब आया था? 1989 में। अडॉप्ट किया गया 1992 में। बेसल कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। सबसे पहले यहीं पर ही मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पर बेसल कन्वेंशन किसके लिए है? तो to protect human and health and environment against the adverse effect of hazardous waste। hazardous waste मतलब क्या होता है? hazardous waste मतलब आप लोग इतना समझ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बीच में न्यूज में देखोगे वल्चर का पॉपुलेशन कटते जा रहा है क्योंकि हम लोग अत्यधिक पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने से क्या हो रहा है? कीटनाशक बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने से क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो हमारी पृथ्वी के ऊपर जमते जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो
जो गाय है या फिर जितने भी सी एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया गया तो उनके पेट में छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक पाए गए जो जमते जा रहे हैं। वैसे ही आपने देखा होगा जो काऊ है, हम आसपास जो है कचरे फेंक देते हैं पॉलिथीन में भर के, अब वो पॉलिथीन सही तो वो खा लेते हैं, उनको तो ही ना पता कि पॉलिथीन काम की चीज नहीं है, वो पूरा का पूरा खा जाते हैं। भाई उनका हाथ पैर तो नहीं है, वो कैसे सेपरेट करेंगे, तो पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो गायों के पेट से बहुत सारे प्लास्टिक बैग निकले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, प्लास्टिक्स है जो जमते जा रहे हैं, वे हमारे एनिमल्स को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं। तो हमें इस हैजार्डस वेस्ट को कम करना है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी धीरे धीरे हमारे पृथ्वी के ऊपर जमते जा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर जम रहे हैं। उसी से फिर हम जो भी जैसे टमाटर खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, आलू के अंदर वो घुस जा रहे हैं क्योंकि वो पृथ्वी में है, आलू के अंदर चले जा रहे हैं। हम उसको सेपरेट तो ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। हम जितना धो लें वो उसके अंदर तक चले गए। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जमते जा रहे। इतना कैंसर आज क्यों हो रहा है? पहले तो इतना कैंसर नहीं होता था क्योंकि पहले इतना कीटनाशक यूज ही नहीं किया जाता था। अब आप लोग बोलोगे कीटनाशक यूज क्यों किया जाता है? तो बच्चे देखो, पहले पॉपुलेशन कम था तो जितना हमें फूड की जरूरत थी उतना हमें लैंड से मिल जाता था। पर अब देखो पॉपुलेशन के अगर आप देखोगे तो इंडिया सबसे फर्स्ट में आ गया है पॉपुलेशन के नंबर पे, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ रहा है। अब मान लो एक एकड़ लैंड है, उससे हमको 100 टमाटर मिलते थे, अब हमें कितना चाहिए? 500 टमाटर चाहिए। जमीन उतना ही है, टमाटर हमें ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक डालेंगे, आर्टिफिशियल हार्मोन डालेंगे कि एक प्लांट जो 10 टमाटर उगाता था अब उसी प्लांट से 20 टमाटर उगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक डालते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स डालते हैं। तो हम जरूरत से ज्यादा क्यों कीटनाशक यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गया है, नीड बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल। ये कब लागू किया गया? 2010 में आया और 2014 में लागू किया गया। कहां पर फर्स्ट मीटिंग हुई? नागोया, जापान में हुई, ठीक है। इसका मुख्य एम क्या है? तो इट इम्प्लीमेंट्स द एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे आपको मैंने बताया था बीटी ब्रिंजल, आप लोगों ने सुना होगा बायो में बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये क्या होता है? तो बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन बच्चे, जैसे हम वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा राइस में भी अब फोर्टिफाइड राइस आ गया। फोर्टिफाइड राइस मतलब क्या होता है? एक तो होता है पृथ्वी में जो राइस उत्पन्न हो रहा है उसमें अपना एक प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो जो प्रोटीन्स मिनरल्स पाए गए। एक होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब हमको क्या ज्यादा चाहिए? विटामिन ए ज्यादा चाहिए, विटामिन B1 चाहिए, विटामिन B3 चाहिए। तो हम इंडस्ट्रियली उस राइस में उसको फोर्टिफाई करते हैं, उसमें उस गुण को ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल भी इसी प्रकार का है कि आप जो है, एक तो कॉटन जो पृथ्वी में उगता है, दूसरा वो है कि हमें जिस चीज की ज्यादा डिमांड है तो हम उसके जीन में कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जीन में चेंज करना गलत बात नहीं है, क्योंकि मान लो हमारे पास जो कॉटन उग रहा है उसके जीन में कुछ पृथ्वी की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आ गए म्यूटेशन से कि हम उस कॉटन को यूज नहीं कर सकते। तो हम उसके जीन में चेंज करेंगे ताकि ह्यूमन को वो गलत प्रभावित ना करे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन के फेवर में किसी भी चीज का जीन को चेंज किया जाता है, इसको बोलते हैं जेनेटिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। किसके लिए? लाभ के लिए, ह्यूमन के लाभ के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से इसमें भी अर्थ को हानि नहीं पहुंचाना है। ये किसके अंदर था? नागोया प्रोटोकॉल के अंदर। उसके बाद एक कियागली प्रोटोकॉल। कियागली एग्रीमेंट कब आया? 2019 में लागू किया गया। कियागली में सबसे पहले मीटिंग हुई थी और यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे HFC को एलिमिनेट करना। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वही जो ओजोन लेयर को एलिमिनेट कर रहा है उसी को बोलते हैं HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या HFC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
ये कब एनफोर्स हुआ? 1989 में। आया कब था? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा में है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन ही ना हो, कंजम्पशन की बात तो तब आएगी जब वो प्रोड्यूस होगा, तो धीरे धीरे हमें ये करना है कि वो प्रोड्यूस ही ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे मिनामाता कन्वेंशन, जो कब लागू हुआ था? 2017 में। सबसे पहले कहाँ मीटिंग हुई? जापान में। ये किसको इफेक्ट करता है? धीरे धीरे हमें मरकरी, जो भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में पहले मरकरी का यूज होता था, अब वो थर्मोमीटर धीरे धीरे बंद होने लग गया है, हम वो थर्मोमीटर यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो भी चीजों में मरकरी का बहुत ज्यादा यूज होता था उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मरकरी हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है और मरकरी को इजीली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए मरकरी हमारा जीवन मतलब हमारे बहुत घातक है, उस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए मरकरी की यूज को धीरे धीरे पूरा क्या कर रहे हैं? विलुप्त, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोटरडम कन्वेंशन, कब एनफोर्स हुआ? 2004 में। कब आया था? 1998 में। रोटरडम कहां पर है? नीदरलैंड में। यहां पर भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को पूरे तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये समिट कब हुआ था? 2015 सितंबर में, न्यूयॉर्क में। यहाँ पर टोटल पॉइंट्स डिक्लेयर किए, तो यहाँ पर 15 पॉइंट डिक्लेयर किए गए। इसका मुख्य एम क्या है कि हमें जीवन जीने के लिए बेसिक चीजें, ठीक है, जैसे आज से 50 साल बाद चले जाओ, हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी जीवन जीने के लिए शुद्ध एयर चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध सॉइल चाहिए, मतलब बेसिक चीजें। एटलीस्ट हम इसको तो पॉल्यूट ना करें। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरा पानी यूज कर लें पृथ्वी का और आने वाली जनरेशन के लिए पानी ही ना बचे। हम इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल से पानी निकाल ले कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी ही ना बचे। ये तो हमें इस चीज को हम ऋणी हैं, हमें ये पृथ्वी मिला नहीं है अपने पूर्वजों से, हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए ऋणी हैं। हमें इस पृथ्वी को ऐसे ही रूप में उन्हें देना है जैसे रूप में हमें मिला था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें आने वाले जनरेशन के बारे में सोच के कदम उठाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये कब इंप्लीमेंट हुआ? 2004 में। कहां पर है? स्वीडन में, ठीक है। ये भी किसको डेलिमिनेट कर रहा है? तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का मतलब क्या है? ऐसा कीटनाशक जो पृथ्वी में एलिमिनेट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक जो 100 साल तक पृथ्वी में ही रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसे हमें यूज करने से कम करना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे जो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था, ठीक है। ISO 14001 ये किसको डेडिकेट करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको कई आप लोग जो देखते होंगे फूड प्रोडक्ट्स लेते हो, उसमें FSSAI का टैग मार्क लगा होता है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें टैग मार्क लगा होता है, सर्टिफिकेशन टैग मार्क, मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाली, उसको वो चेक किया है, ठीक है। वैसे ही ISO 14001 ये दिखाता है कि वो किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। उसके बाद एन असाइन्ड अमाउंट यूनिट इज अ ट्रेडेबल क्योटो यूनिट और कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंटिंग an allowance to amount grid emits gases comprising 1 metric ton of carbon dioxide equivalent calculated using the global warming potential। अब यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चे? जब ये डिसीजन लिया गया कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करना है, तब देखो उस समय क्या बोला गया। उस समय बहुत लड़ाई हो रही थी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री जैसे अफ्रीका ले लो, अफ्रीका वाले क्या बोले कि हमने तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ही नहीं किया है, क्योंकि हम तो अभी ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है, हमारे पास इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है ही नहीं, तो पृथ्वी जो गर्म हो रहा है ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या दूसरा क्लेम किया? इन्होंने बोला जो US है, चाइना है, यूरोप है, ब्रिटेन है,
मुख्य कल्प्रिट ये है, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्री है, इन्होंने 50 साल से ये इंडस्ट्री चला रहे हैं। जो मैक्सिमम CO2 एमिशन हुआ है ये इनकी वजह से हुआ है। तो हमारा तो अभी हमको अपने आप को डेवलप करना है, तो हम क्यों ऐसा एक्शन ले, मतलब हमको अपना इंडस्ट्री को क्यों बंद करना है। अब देखो, कोई भी अगर इंडस्ट्री है बच्चे, उसको अगर कोई भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं। जैसे आप ऐसे ही धुआं को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन लगानी पड़ती है, पहले स्मोक को फिल्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप धुआं को बाहर फेंकोगे एनवायरमेंट पे, तो इससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री क्या बोल रहे थे अफ्रीका वाले, इन्होंने बोला कि हम क्यों पैसा खर्च करें, हमें क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्च करना है, ये तो ब्रिटेन वाले करेंगे, US वाले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डेवलपिंग कंट्री भी है, ये भी बोली कि हमने भी इतना ज्यादा अभी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं किया जितना डेवलप कंट्री की है, ठीक है। तो इन्होंने बोला सबको एक तराजू में क्यों तोल रहे हो, जो जितना ज्यादा हानि पहुंचाया उसको ज्यादा पैसा भरना चाहिए। तो यहाँ से डिसीजन लिया गया कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन लोग क्या करेंगे, वो ज्यादा पैसा देंगे, और बेसिकली डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को पैसे भी दे रही है कि अब आपके यहाँ जो भी नई इंडस्ट्री आएगी उसमें जो जैसे फिल्टर वाला मशीन है, जो भी खर्चा होना है एनवायरमेंट के लिए, उसके लिए कुछ प्रतिशत पैसा डेवलप कंट्री की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तीसरा चीज है असाइन अमाउंट यूनिट, सभी को एक यूनिट असाइन कर दिया गया, अब इससे ज्यादा आप एमिट नहीं कर सकते। अगर एमिट करोगे इससे ज्यादा तो आपको क्या भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक गोल का नाम है बच्चे, ठीक है, गोल, बस गोल का नाम दे दिया गया, ये हमारा गोल है, करके उद्देश्य है। As a comprehensive plan of action on a global, national, local level at the United Nations Conference on UNCED। ये एजेंडा 21 किसका गोल है, तो UNCED का गोल है। ये कहाँ पर हुआ था, रायो डी जेनेरियो में हुआ था। कब से कब तक, 1992 में हुआ था, जिसमें 178 गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किए थे। इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, एजेंडा 21। इसका मतलब क्या है कि 21 एजेंडा 21 गोल्स रखे गए, ये सभी गोल्स किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद IPCC एक संस्था मिलेगी, इंडिया की संस्था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। It is an intergovernmental of the United Nations that is dedicated to provide the world with objective scientific information relevant to understanding। अब जैसे जैसे लोकसभा राज्यसभा में सेक्रेटेरिएट होता है, ये सेक्रेटेरिएट क्या करता है बच्चे, तो ये सेक्रेटेरिएट बेसिकली उनको सारा रिसर्च मटेरियल देता है, ठीक है। वैसे ही IPCC क्या करता है, रिसर्च मटेरियल देता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी का उसको हम मेजर करते हैं, पृथ्वी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, इससे ज्यादा अगर पहुंचेगा कितना ओजोन लेयर है, तो ये बेसिकली क्या देता है, पूरा रिसर्च मटेरियल देता है IPCC, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1988 में। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, WMO और UNEP के द्वारा। WMO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में जो मीटिंग हुई उसका नाम रखा गया COP21। ये कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था 2015 में। इट वॉज द 21st ईयरली सेशन, हर साल ये सेशन होता है, ये 21वीं सेशन था जो कि 1992 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद CER आपको एक टर्म मिलेगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन आर अ टाइप ऑफ एमिशन यूनिट और कार्बन क्रेडिट issued by the Clean Development Mechanism Executive Board for emission reduction achieved by CDM project and verified by DOE। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल
अमेरिका वालों को सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ही एमिट करना है, इससे ज्यादा ये एमिट नहीं कर सकते। अगर ज्यादा एमिट करेंगे तो इनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। वही जो अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका वाले को थोड़ा ज्यादा दिया गया है क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, इनको 10 यूनिट दिया गया है, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया, इनको मान लो 5 यूनिट दिया गया है, ठीक है। अब मान लो अफ्रीका वालों ने डेवलपमेंट कर भी लिया और इन्होंने 10 यूनिट खर्च भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ कितना निकाला, 7 यूनिट एमिट किया, तो इनके पास एक्स्ट्रा कितना बच गया, 3 यूनिट बच गया। तो इसके लिए इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। भाई आप अगर आप जो है अपना डेवलपमेंट भी कर ले रहे हो और अपना ज्यादा एमिट भी नहीं कर रहे हो, तो इनको क्या मिल रहा है, इनको एक प्रकार का पर्क मिल रहा है, सब बातें मिल रही है, इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और जो ज्यादा खर्च करेगा उनको फाइन मिलेगा। इसे बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, कि ये जो है इस साल अगर एमिट नहीं किए तो इसको आप अगले साल एमिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर आपके पास कितना बच गया, नेक्स्ट ईयर आपके पास 10 यूनिट तो है ही और लास्ट ईयर का 3, मतलब आप 13 यूनिट एमिट कर सकते हो इस साल। इसको बोलते हैं कार्बन यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से गणना की जा रही है। उसके बाद देखिए पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है बच्चे, ये लीगली बाइंडिंग, अगर किसी ने भी इसको लीगली फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ये कब डिसाइड किया गया था, COP21। COP21 कुछ नहीं बच्चे, मीटिंग का नाम दे दिए गए हैं COP21, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ द मालदीव्स इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। ये कहां पर लोकेटेड है, मालदीव्स, इंडियन ओशन और अरेबियन सी में। प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद government official held an underwater cabinet meeting in to call international attention to the threat of global warming on the island nation। अब यहाँ पर उन्होंने मीटिंग कहाँ पर की थी, पानी के अंदर, क्या दिखाने के लिए कि जो आइलैंड नेशन है, जो द्वीपीय देश है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो सकते हैं अगर आप लोग ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल नहीं किए। कंटिन्यूअसली अगर इसी तरीके से सी लेवल राइज होगा तो जितने भी आइलैंड कंट्रीज है, जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, वो क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। उसके बाद देखिए द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द नॉर्थ सी। फर्स्ट मीटिंग हुआ था नॉर्थ सी, यहाँ पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लिया गया सी लेवल के राइज को रोकने के लिए। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहां पर हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है, तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स किसे बोला जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड मोस्टली बाय एयर एंड वाटर। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एयर और वाटर दोनों के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया, सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा लाया गया। किस रिपोर्ट में पेश किया गया था, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट नाम से एक रिपोर्ट पेश किया गया, उसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में क्या है, जायंट पांडा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। उसके बाद यूएन जनरल असेंबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस ईयर सबसे पहले डिफाइन की थी, 2015 में डिफाइन की थी। एशियाटिक चीता को कब एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया, 1952 में। Peregrine falcon is faster than all animal on earth. It flees with a maximum speed of 200 माइल पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा फास्टेस्ट बर्ड है, तो पेरेग्रिन फाल्कन है। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है बच्चे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स और थीम्स है, तो सबसे पहला है 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या था, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे था, ठीक है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था, वेटलैंड रिस्टोरेशन के लिए। इसका थीम क्या था 2023 में, रिस्टोरेशन। 27 फरवरी को पोलर बियर डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। पोलर बियर को प्रोटेक्ट करने के लिए 27 फरवरी को पोलर बियर डे मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं हम लोग, अभी जस्ट मनाए थे हम लोग, ठीक है। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन, रिवर की प्रोटेक्शन के लिए हम 14 मार्च का दिन घोषित किए हैं।
20 मार्च को गौरैया स्पैरो के प्रोटेक्शन के लिए हमने दिन घोषित किया है, ठीक है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और प्लांटिंग डे, हम इस दिन प्लांट उगाने के लिए कोशिश करते हैं, सभी के सभी प्लांट्स उगाते हैं। उसके बाद है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे, हम जो है अच्छी स्वच्छता के लिए प्रण लेते हैं। 23 मार्च मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये चीज बच्चे जो डेट्स हैं, ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा उसके लास्ट 3-4 महीने के डेट्स याद कर लेना, पूरे साल के मत याद करना क्योंकि पॉसिबल नहीं है याद करना, लेकिन जो जो एनवायरमेंट से रिलेटेड डेट है वो जरूर याद करना है। जैसे अगर किसी प्लांट के लिए कोई डे है, वाइल्ड लाइफ डे है, फॉरेस्ट डे है, वाटर डे है, सॉइल डे है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डे मत याद रखना, लेकिन अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है तो मार्च के डेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, याद करने की जरूरत नहीं है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि विरासत के लिए। 22 अप्रैल पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी का डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मई में है एनर्जी डे, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मई को एनर्जी डे मनाते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए हमने कौन सा दिन घोषित किया गया है? 8 मई, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये इंपॉर्टेंट है, 11 मई को घोषित किया है हमने। उसके बाद है बी डे, मधुमक्खी के लिए कौन सा डे घोषित किया गया है? 20 मई को घोषित किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए घोषित किए हैं। 23 मई टर्टल के लिए घोषित किया है हमने, 23 मई, ठीक है। पर्यावरण दिवस, सभी को पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। महासागर के लिए कौन सा दिवस है? 8 जून है, जस्ट 3 दिन बाद, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट डे क्या है? कोरल ट्रायंगल डे, इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 जून वैश्विक पवन दिवस, इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या है? धीरे धीरे बच्चे हम लोग इसी तरीके से प्लांट्स को काटने लगे तो धीरे धीरे पूरा ही अर्थ मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है हमारे बेसिकली सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ऐसे जकड़ के रखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पूरा प्लांट्स कट जाएगा तो हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जुलाई, वन महोत्सव प्लेज, 1 जुलाई से 7 जुलाई में हमने वन महोत्सव दिवस, एक प्रकार का पूरा 7 दिन इसी के सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जुलाई को वर्ल्ड सी बर्ड, जो समुद्री पक्षी है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या है इस दिन को घोषित किए हैं। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इस दिन हम प्रण लेते हैं, ये बेसिकली इंडिया के लिए है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद 26 जुलाई अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस, मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए ये दिवस है, ठीक है। 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ के प्रोटेक्शन के लिए। 10 अगस्त वर्ल्ड लॉयन डे, लॉयन के प्रोटेक्शन के लिए। 12 अगस्त हाथी दिवस, हाथी के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सितंबर में आपका जो मुख्य 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को मॉनिटरिंग डे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 सितंबर जीरो एमिशन डे, हमें बिल्कुल एकदम जो हम एमिट कर रहे हैं उनको जीरो एमिट में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल भी एमिट नहीं करना है, ठीक है। 26 सितंबर वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, 2 तारीख से 8 तारीख तक हम 1 सप्ताह वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सोचते हैं क्या करना है, अभी तक हमने जो एक्शन लिया वो सही था कि नहीं था, ठीक है। नहीं, डेज की डेट चेंज नहीं होती बच्चे, देखो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि जैसे आप लोग का होगा फ्रेंडशिप डे, अगस्त के पहले संडे को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होगा हर साल, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो डेट फिक्स कर दिया है, जैसे 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा, 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। जहां पर डेट चेंज होने वाली संभावना है वहां पर ऑलरेडी लिखा गया है कि मई के पहले सप्ताह को मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह के मंडे को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा रहेगा। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
2 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर। नवंबर 6 नवंबर को हम लोग जो है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। 14 नवंबर को वर्ल्ड ऊर्जा संरक्षण दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर सॉइल, पृथ्वी मृदा के लिए हम ये दिन को घोषित किए हैं। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन के लिए इस दिन को हमने घोषित किया 11 दिसंबर को। फिर 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के लिए हम इसे घोषित किए हैं, ठीक है। यहां पर थे ये पूरे दिवस, ठीक है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जायंट पांडा, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइगर सेंसस इन इंडिया। द पेरेग्रिन फैल्कन इज फास्टर देन, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेशनल टाइगर सेंसस, ये हर 4 साल में नेशनल टाइगर सेंसस है। जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन चेक किया जाता है हर 10 साल में, टाइगर का पॉपुलेशन चेक किया जाता है हर 4 साल में। किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में टाइगर का पॉपुलेशन कितना है, 3167, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होगा, जूलॉजिकल नेम, तो पैंथेरा टाइग्रिस होगा, ठीक है। 80% वर्ल्ड का जो टाइगर है वो कहां पर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो टाइगर को किसके किसके तहत संरक्षण मिला है, तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के शेड्यूल 1 में रखे, मतलब सबसे ज्यादा इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, मतलब इसको कितना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए देख लो। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फाउना, साइट में भी इसको अपेंडिक्स 1 सबसे टॉप में रखा गया है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसको मिलना चाहिए। टाइगर रिजर्व इन इंडिया, टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, तो टोटल 54 है इंडिया में, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक मिनट बच्चे, इसको एक बार चेक करना, सबसे छोटा असम में, ये वाला मैं आप लोग को चेक करके बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह असम लिखा है, एक जगह महाराष्ट्र लिखा है, ये वाला मैं डेटा आपको चेक करके बताऊंगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब लॉ के अंदर बनाया गया है। किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करती है। इसका मुख्य एम क्या है, तो ये टाइगर कंजर्वेशन में काम करती है। 2006 में ये बना था, 1972 एक्ट के अंदर ये बना था, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में नामादाफा कमलांग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। अब ये मत बोलना पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, तो बच्चे ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर ज्यादा टाइगर पाया जाता है, ऐसा नेशनल पार्क जहां पर ज्यादा टाइगर पाया, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो पक्के को हमने टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है, ठीक है। असम में है मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। बिहार में है वाल्मीकि, जो हमने नेशनल पार्क में पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यंती सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती, गुरु घासीदास। अब यहाँ पर आपको अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना है, नाम रिपीटेड है, ठीक है। ये सारा नाम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में है बांदीपुर, भद्रा, दंडेली अंसी, नागरहोल। केरल में है पेरियर और पराम्बीकुलम। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय धोत्री। अब बच्चे होता क्या, देखो मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है, लेकिन उनमें से 6 से 7 नेशनल पार्क ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा टाइगर की संख्या पाई जाती है।
तो जिसमें टाइगर की संख्या ज्यादा पाई जाती है उसको हमने क्या घोषित कर दिया, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव, ये सारे टाइगर रिजर्व है। मिजोरम, डंपा टाइगर रिजर्व। ओडिशा, सिंपलीफाल, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। राजस्थान, रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु, कलाकोर, मुंदनथुराई, अनामुलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तेलंगाना, कवल, अमराबाद, ये न्यू नेम है। ठीक है, कवल और अमराबाद। उत्तर प्रदेश, अमानगढ़, न्यू नेम है। पिलभेट टाइगर रिजर्व, दुधवा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड, राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल, सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। कॉमन नेम है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एलिफेंट। ऐसे ऐसे कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर एलिफेंट की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो एलिफेंट के संरक्षण के लिए उसे एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो आंध्र प्रदेश में है रायाला एलिफेंट रिजर्व, ये नेम इंपॉर्टेंट है, न्यू नेम है। अरुणाचल प्रदेश में है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। असम में है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। छत्तीसगढ़ में बादलखोल, ये न्यू नेम है। ठीक है, बादलखोल, तामोर पिंगला, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। झारखंड में सिंगबम एलिफेंट रिजर्व। कर्नाटक में है मैसूर और दांडेली एलिफेंट रिजर्व। केरल में है वायनाड, नीलंबूर, अनामुडी एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, मेघालय, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। नागालैंड, इतांगी और सिंगफान एलिफेंट रिजर्व। ओडिशा में मयूरभंज, महानदी, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। तमिलनाडु, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अनामुलाई, अगस्थमलाई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। वेस्ट बंगाल में मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चे, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वर्ल्ड। ठीक है, कुछ जैसे हमने इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सारा पढ़ा, वर्ल्ड का सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केरल में है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसे ही श्रीलंका में एक नेशनल पार्क है याला नेशनल पार्क, ये पूछा जा सकता है कहां पर है, श्रीलंका में है। खाओ सोक नेशनल पार्क, ये पूछा जा सकता है थाईलैंड में है। मेफू नेशनल पार्क पूछा जा सकता है कहां है, कैमरून में है। लोंग प्राइन कोआला नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वेचाऊ कम्युनिटी हिप्पो सेंचुरी घाना में। विशाल पांडा प्रजनन का उद्यान चाइना में। मसाई मारा केनिया में। डाविड सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट केनिया में। सेरेंटी नेशनल पार्क तंजानिया में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी का नाम पढ़ रहे हैं अपन। शारजा सफारी पार्क यूएई में। टियारा डेल फ्यूगो नेशनल पार्क अर्जेंटीना घूमने जाओगे तो यहाँ आपको घुमाया जाएगा, वहां का बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क है। हाथी प्रकृति पार्क थाईलैंड में है। स्लोथ सेंचुरी कोस्टा रिका में है। तिरी मतांगी ओपन सेंचुरी न्यूजीलैंड में। ब्लैक जगुआर व्हाइट टाइगर मैक्सिको में है। ठीक है, होली हेज एलिफेंट एनिमल सेंचुरी यूनाइटेड किंगडम में। वुडस्टॉक फार्म सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट में। क्रोजिंगोल नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में। मार्डी केवे गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका में। हुआंग गुक्सू पार्क चाइना में। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट्स में। यसुनी नेशनल पार्क इक्वाडोर में। जाऊ नेशनल पार्क ब्राजील में। सेंट्रल कालाहारी रिजर्व बोत्सवाना में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसे वेटलैंड जैसे वो दलदल भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, एक लेक भी हो सकता है,
जहां पर हमको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि वहां के फ्लोरा और फाउना नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया? 1971 में। कहां पर है ये? ईरान में। वेटलैंड किसे बोला जाता है? वेटलैंड और एरिया वेयर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। ऐसे जीव और जंतु जो सिर्फ कहां रहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ पानी में रहते हैं। तो हमें पानी को संरक्षण करना है। पानी अगर मैला हो गया तो वो जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, पहला इंडियन वेटलैंड किसे घोषित किया गया था? चिलिका लेक को 1981 में। चिलिका लेक बहुत बड़ा लेक है जहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। टोटल रामसर साइट कितने हैं? 75 रामसर साइट है। ठीक है, इंडिया में लार्जेस्ट वेटलैंड, सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सा है? तो केरल में है, वेम्बनाड कोल नाम से है। ठीक है, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है इंडिया में। टोटल कितने हैं? 14 है। उसके बाद है नेक्स्ट यूपी में। यूपी में कितने नंबर है? टोटल 10 रामसर साइट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो यूनाइटेड किंगडम में टोटल 175 रामसर साइट है। ठीक है, ओके। अब देखो रामसर साइट असम में कौन सा है? तो दीपोर भील नाम से रामसर साइट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड साइट है। राजस्थान में केवलदेव, यहाँ पर भी आपका नाम ओवरलैप होगा। केवलदेव नेशनल पार्क में पड़ा था, केवलदेव बर्ड सेंचुरी पड़ा था, केवलदेव को वेटलैंड साइट भी घोषित कर दिया गया क्योंकि वहां पर पानी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कोलेरू लेक है। ठीक है, मणिपुर में है लोकटक लेक। हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ पर आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको झीलों के नाम भी साथ साथ याद होते जा रहे हैं जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पोंग डेम लेक, रेणुका लेक, चंद्रताल लेक, ये सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। पंजाब में रोपार वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, बेस वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, ये सारा ही रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा रुद्र सागर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। केरल सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड झील, अष्टामुडी झील, ये झील सभी लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? तो असम कंजर्वेशन रिजर्व। बिहार में क्या है? कबरताल झील। ठीक है, उसके बाद लद्दाख में है सोकार वेटलैंड रिजर्व। हरियाणा में है भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। गुजरात में है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वधवा वेटलैंड, खिजरदिया वेटलैंड और नाल सरोवर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, देखो कौन कौन से हैं? हैदरपुर, बखीरा, अपर गंगा, सरसाई, समसपुर, समनबट, पार्वती अर्गा, नवाबगंज, सूर सरोवर, ये सारे यूपी में। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में बहुत सारे, कौन कौन से? तो कोथामकुलम, गल्फ ऑफ मन्नार, वेम्बनूर, वेलोड, वादनथंगल, चित्रागुंदी, सुचिंद्रन, कंजीराकुलम, पल्लीकरांसल, पिछावरम, पॉइंट कैलेमरे। ठीक है, ओके। गोवा में है नंदा झील। कर्नाटक में है रंगनातीतू पक्षी अभयारण्य। मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, सखिया सागर और भोज वेटलैंड। ओडिशा में है टम्पारा लेक, अंसुपा लेक, सतकुशिया और भितरकनिका मैंग्रोव। क्लियर? महाराष्ट्र में थाने क्रीक, नंदूर मथामेश्वर। जम्मू एंड कश्मीर सुरिनसर, मनसर, वुलर, हग्याम, होकेरा और सालबुक वेटलैंड रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ये चैप्टर पूरा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।